तो दोस्तों आपका स्वागत है मेरी क्लास के अंदर। और इस क्लास के अंदर हम पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री। इससे पहले मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पर एक वीडियो बनाई थी, जिसे आप अच्छी तरीके से पहले देख लीजिए। उसके बाद क्यों देखने के लिए कह रहा हूँ, इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो वीडियो इस चीज़ का बेसिक है, ठीक है ना। इस क्लास के अंदर हम क्लास 12 की केमिस्ट्री का इनऑर्गेनिक पार्ट पढ़ने वाले हैं, जो बच्चों को बहुत ही बोरिंग लगता है, ठीक है ना। इस पार्ट को हम पूरे लॉजिक के साथ और बेसिक के साथ पढ़ेंगे। अगर आपको ये बेसिक और लॉजिक आते हैं तो आपके लिए ये पी ब्लॉक बहुत ही आसान होगा, ठीक है ना। हम क्लास 12 की केमिस्ट्री पढ़ने हैं, ठीक है। चलो ज़्यादा समय नहीं गवाऊंगा, कुछ बेसिक और लॉजिक के बाद सबसे पहले हम करते हैं, ठीक है। यह हमारी पहली क्लास रहेगी बेसिक की। तो इसके बाद देखिए अब हम शुरुआत करते हैं अपने सेशन को, ज़्यादा ना बात करते हुए। आपको साइड में एक आवर्त सारणी दिखाई दे रही है, इसके अंदर हमारे कितने ब्लॉक हैं? 4। कौन कौन से? S, P, D, F, 4 ब्लॉक है, जिसके अंदर आपको बाएं से दाएं जाते हैं हम, यानी कि जो छेदित पंक्तियां हैं वो जो दिख रही हैं उसे हम कहते हैं आवर्त। और आवर्त हमारे कितने होते हैं? 7, ठीक है ना। इसी प्रकार से ऊपर से नीचे आने पर यानी जो कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं उसे कहते हैं वर्ग, और वर्ग होते हैं हमारे 18, ठीक है ना। तो सबसे पहले ये देखिए, इधर आपको इस साइड P ब्लॉक S ब्लॉक दिखाई दे रहा होगा, वर्ग 1 और 2, इसके से लेकर के 12 तक D ब्लॉक, और 13 से लेकर के 18 तक कौन सा ब्लॉक है? P ब्लॉक। और लास्ट में 2 पंक्तियां और दिखाई दे रही है, जो आवर्त दिखाई दे रहे हैं वो हमारे F ब्लॉक। तो देखिए इसे हम S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक क्यों कहते हैं? यानी किसी भी तत्व का आखिरी इलेक्ट्रॉन अगर S1 कक्षक में जाता है तो S ब्लॉक के तत्व से कहेंगे, और जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन P ब्लॉक में जाता है तो उसे P ब्लॉक, ठीक है। और जिसका आखिरी इलेक्ट्रॉन D कक्षक में जाता है वो D ब्लॉक में रखे गए हैं, और जिनका आखिरी इलेक्ट्रॉन F कक्षक में गया है उन्हें हमने F ब्लॉक में रखा है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। अब देखिए इसके बाद हम कुछ चीज़ों के बारे में बात कर लेते हैं। अब देखिए, आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली, प्लीज़ उसे जाकर देख लीजिए। मैं यहाँ पे उसका छोटा सा रिवीजन करा रहा हूँ, ठीक है ना। अगर आपको वो वैसे अगर आपको आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता उस वीडियो को जाकर देखिए, ठीक है ना। अगर जब तक आप देखोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। इधर मैं थोड़ा सा जल्दी से बता देता हूँ आपको। तो देखिए हमारे पास कक्षक कितने हैं? 4। कौन कौन से? S, P, D, F। S कक्षक में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2 जाते हैं, P में 6 इलेक्ट्रॉन, D में 10 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, और F में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 14 इलेक्ट्रॉन। किसी भी तत्व का परमाणु यानी कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम कैसे निकालते हैं? तो देखिए उसका एक रूल है, ठीक है। वो क्या रूल है? हमको कुछ नहीं करना, बस ऐसे लिखना है, जो जैसे मैं बता रहा हूँ 1S, 2S, 2P, 3S, 3P, 3D, 4S, 4P, 4D और 4F। देखो अगर इधर एक कक्षा तो S एक ही आएगा, 2 है तो देखो इसमें S और P आ गया। इसके बाद यानी 3 कक्षा है तो 3 कक्षक आ गए S, P, D। इसमें 4 हैं तो 4 कक्षक आ गए, ठीक है। इससे कक्षक हमारे सिर्फ कितने हैं? 4 ही हैं। तो इसके बाद क्या आएगा? 5S, 5P, 5D और 5F, ठीक है ना। आई बात समझ में? बाकी का आप लिख लेना, मैं नहीं लिख रहा, ठीक है ना। उस वाले वीडियो को देख लेना। अब देखिए आपको क्या करना है, इस तरीके से एरो के निशान लगानी है, ठीक है ना, इस प्रकार। आई बात समझ में? इस तरीके से आपको एरो के निशान लगाने हैं, और एरो के निशान की ओर ही हमें क्या करना है? किसी भी तत्व के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। कैसे? कोई भी संख्या हम ले लेते हैं, तो देखिए कैसे, जैसे कि हमने ले लिया 21, ठीक है ना। इसका हमें क्या करना है? हमारे पास मान के चलो किसी परमाणु संख्या 21 दी हुई है, उसका हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम किस प्रकार करेंगे? तो इसको देखो हमारे पास 21 इलेक्ट्रॉन है, सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा? 1S में। तो 1S में अधिकतम इलेक्ट्रॉन 2। इसके बाद किस में जाएगा? 2S में, यानी दूसरा एरो इस साइड है तो सिर्फ 2S में, 2S2। इसके बाद देखो किस में जाएगा? 2P में। तो 2P में कितने आएंगे? 6। इसके बाद देखो किस साइड निशान है? इसमें, तो 3S2। इसके बाद देखो 3S के बाद हम किस में जाएंगे? 3P में। किसमें? 3P में कितने जाएंगे टोटल? 6, ठीक है ना। इसी प्रकार करना है। अब आप ये मत करना कि 3P का 3D में डाल दो, गलत हो जाएगा, ठीक है। किस में आएगा? 4S में। तो 4S में कितने जाएंगे? 2। अब देख लेते हैं कितने हो गए हमारे पास? 21 है, कितने हो गए? देखो 2 6 10 और 10 20 हो गए। एक इलेक्ट्रॉन और बचा है, तो एक इलेक्ट्रॉन किधर जाएगा? देखो 4S के बाद किसकी बारी है? 3D की। तो 3D में कितना जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन जाएगा, क्योंकि हमारे पास एक ही इलेक्ट्रॉन बचे हैं। तो 20 ये हो गए, एक ये 21। आई बात समझ में? इसी प्रकार हम जैसे कि और देख लेते हैं, जैसे 11, ठीक है ना। इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं, क्या होगा? 1s2, फिर जाएगा
2s2, उसके बाद 2p में जाएगा, कितने जाएंगे 6, इसके बाद किसमें जाएगा 3s में। तो देखिए कितने हो गए टोटल, 2 जो 4 6 10 हो गए और 1 11। आगे बात समझ में। इसी प्रकार हम किसी भी तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकाल सकते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया, पिछली वीडियो मेरी जा करके आप देख सकते हो, ठीक है ना। इसके बाद हम आगे क्या करते हैं, तो देखिए इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ कुछ लॉजिक याद रखना, ठीक है। और अगर आपको वो लॉजिक आते हैं तो आपकी पीरियोडिक टेबल कंप्लीटली आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगी। इसके बाद कोई वीडियो देखने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है ना। तो देखिए ये किसी परमाणु के, यानी कि किसी परमाणु में एक नाभिक होता है और नाभिक के चारों ओर क्या होते हैं, कोष होते हैं, कक्षाएं होती हैं, ठीक है ना ये। और नाभिक के अंदर क्या क्या चीज़ होती हैं, एक अपना प्रोटॉन होता है और ये होता है न्यूट्रॉन। प्रोटॉन हमारा इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है और न्यूट्रॉन हमारा कैसा होता है, उदासीन होता है, ठीक है ना। इसके बाद इसकी बाहरी कक्षाओं में क्या घूमते हैं, इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना, क्या घूमते हैं इलेक्ट्रॉन। और इलेक्ट्रॉन हमारे कैसे होते हैं, माइनस के, ठीक है ना। आगे बात समझ में, जितने इलेक्ट्रॉन बाहर घूमेंगे उतने ही प्रोटॉन हमारे नाभिक के अंदर होंगे। ये बात समझ में आई। जो भाई बाह्यतम यानी जो बाहरी वाली कक्षा दिख रही है, ठीक है ना, तो उसे में हम क्या कहते हैं, बाह्यतम कोष। क्या कहते हैं, बाह्यतम कोष, ठीक है ना। और भाई अंदर आपको जो कोष दिखाई दे रही है ये वाले, ठीक है ना, इन्हें हम कहते हैं आंतरिक कोष। क्या कहते हैं, आंतरिक कोष। आई बात समझ में। ये बाह्यतम कोष और इसकी जो दो अंदर हैं उसे कहते हैं आंतरिक कोष, ठीक है। आगे बात समझिए। अब देखिए नाभिक से बाह्यतम कोष की जो दूरी होती है उसे हम कहते हैं परमाणु त्रिज्या। क्या कहते हैं दोस्तों, परमाणु त्रिज्या। आई बात समझ में। क्या है, ज़्यादा जल्दबाजी कोई बात नहीं है, ठीक है, जल्दबाजी हमें करनी नहीं है, हर चीज़ को अच्छी तरीके से समझना है। किसी नाभिक की यानी किसी भी परमाणु की नाभिक से लेकर के बाह्यतम कोष की जो दूरी होती है उसे हम परमाणु त्रिज्या कहते हैं। आ गया समझ में। अब देखिए आगे, इस नाभिक का इस बाह्यतम कोष पर जो प्रभाव होता है, क्या, इस किसी भी तत्व का हो, ठीक है, किसी भी तत्व का जो बाह्यतम कोष होता है उसके ऊपर इस नाभिक का जो प्रभाव होता है उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश। क्या कहते हैं, प्रभावी नाभिकीय आवेश। और इंग्लिश में कहें तो इसे कहते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, ठीक है ना। और देखो नाभिकीय आवेश को हम एक सिंबल से प्रदर्शित करते हैं, वो है हमारा क्या, जेड, ठीक है ना। इसके बाद जो प्रभावी है उसे हम इफेक्टिव कहते हैं, तो इफेक्टिव को हम दर्शा देते हैं किससे, E से। तो इस प्रकार हम प्रभावी नाभिकीय आवेश को क्या कहते हैं, जैब कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं इसको ना कह करके मैं जैब कहूँगा क्योंकि ये थोड़ा लंबा पड़ता है ना, ठीक है, इसलिए मैं जब भी जैब कहूँ तो आप क्या समझोगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ, प्रभावी नाभिकीय आवेश के बारे में, ठीक है ना। अगर ये बात आपको समझ में आ गई, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, तो आप ये समझ लेना कि आपका 50% कंसेप्ट क्लियर हो गया, यानी कि सारी चीज़ें इसके ऊपर है। आई बात समझ में। ये क्या होता है, फिर से समझिए, किसी नाभिक का उसके बाह्यतम कोष पर जो प्रभाव होता है उसे हम कहते हैं प्रभावी नाभिकीय आवेश, यानी कि जैब। आगे समझ में, ठीक है। अब देखो ये जो आंतरिक कोष दिखाई दे रहे हैं आपके, यानी कि ये आंतरिक कोष है, इसके अंदर ये क्या करेंगे, देखो यानी कि जो वही नाभिक का प्रभाव इस पे पड़ रहा है उस प्रभाव को क्या करेंगे, ये कम करेंगे। क्या करेंगे, कम करेंगे। तो इसलिए इसे हम कहते हैं क्या, परिरक्षण प्रभाव। क्या कहते हैं, परिरक्षण प्रभाव। आगे बात समझ में, ठीक है। और ये हमारी यानी नाभिक के चारों ओर हमारे क्या है, ये कोष हैं, कक्षाएं हैं। आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि बाह्यतम कोष किसे कहते हैं और परमाणु त्रिज्या क्या होती है, प्रभावी नाभिकीय आवेश क्या होता है, ठीक है, और क्या है, आंतरिक कोष क्या होता है, परीक्षण प्रभाव क्या होता है। आ गया होगा समझ में। एक बात थोड़ा सा और बताता हूँ, यानी कि बाहरी जो कक्षा होती है उसे बाह्यतम कोष कहते हैं। नाभिक से बाह्यतम कोष की दूरी परमाणु त्रिज्या कहलाती है। और किसी भी परमाणु के बाह्यतम कोष पर नाभिक का जो प्रभाव होता है उसे हम प्रभावी नाभिकीय आवेश कहते हैं। और इस प्रभाव को जो रोकते हैं यानी कि आंतरिक कोष, ठीक है ना, उन्हें हम क्या कहते हैं, परीक्षण प्रभाव कहते हैं। आ गया समझ में। चलो ये बात हो गई खत्म, ठीक है। अब चलते हैं आगे। अब हम ये देखेंगे
कि किसी वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर यानी कि त्रिज्या में क्या अंतर पड़ता है, प्रभावी नाभिकीय आवेश में क्या अंतर पड़ता है, ठीक है ना, उसके आकार में क्या चेंजेस आते हैं, ये सारी चीज़ें हम देखने वाले हैं, ठीक है ना। तो चलिए देखते हैं। इस फर्स्ट वीडियो में बस कुछ कंसेप्ट होंगे यही वाले जो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। अब बस सिर्फ हमें क्या देखना है कि वर्ग में देखना है और आवर्त में क्या अंतर आता है ये समझना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम वर्ग ले लेते हैं, यानी क्या है हमारा हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम, ठीक है। यानी जब हम ऊपर से नीचे आते हैं इसे हम क्या कहते हैं, वर्ग। आई बात समझ में, ठीक है। और इसका अब हम क्या लिखेंगे, परमाणु संख्या। तो इसकी कितनी होती है, 1, इसकी 3, 11, 19 और इसके बाद हमारी कितने हैं, देखो इसको याद करना है तो एक ट्रिक है, क्या 2, 8, 8, 18, 18, 32, ठीक है ना। इसको याद कर लेना, ज़्यादा कठिन नहीं है याद करना, क्या है 2, 8, 18, 18, 32। क्या करना है, देखो इसका हाइड्रोजन का 1 होता है तो 1 में 2 जोड़ा 3, 3 में 8 जोड़ा तो 11, 11 में 8 जोड़ा तो 19 और 19 में 8 जोड़ेंगे तो 37 हो जाएगा और 37 में जब 18 जोड़ेंगे तो 55 होगा और 55 में जब 32 जोड़ेंगे तो हमारा क्या होएगा, 87 हो जाएगा। तो इस तरीके से हम किसी भी परमाणु की संख्या लिख सकते हैं। आगे बात समझ में। अब देखिए इन यानी कि जो हमारे अब इनका हम करेंगे इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, ठीक है। मैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नहीं करूंगा क्योंकि मैंने आपको बता दिया है। तो मैं यहाँ पर उन्हीं इलेक्ट्रॉनों को लूँगा जो इसके बाह्यतम कोष में। आई बात समझ में, ठीक है। तो आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेना। मैंने पिछले वीडियो में 1 से लेकर के 30 तक पूरे तत्वों का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किया है, आप जाकर उस वीडियो को चेक करें और देखें, ठीक है। अब देखिए इसका जो आखिरी इलेक्ट्रॉन है वो जाता है 1s में, इसका 2s में और इसका जाता है 3s में और इसका आ जाता है 4s में और इसका जाता है 5s में, इसका जाता है 6s में और इसका जाता है 7s में। एक एक इलेक्ट्रॉन जाता है सभी में, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो आपको ये वाली संख्या दिख रही है, यानी कौन सी वाली, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ये दर्शाती हैं कोषों की संख्या को, ठीक है ना। यानी कक्षाएं कितनी है, कोष हमारे कितने हैं। आई बात समझ में। अब देखिए इधर इसका मतलब क्या है, एक कोष है हमारे पास, यानी कि नाभिक एक कोष, ठीक है। इसका मतलब क्या है, 2 कोष है हमारे पास, 1, 2। इसका क्या मतलब है, हमारे पास 3 कोष हैं, 1, 2 और 3। इसका क्या मतलब है, हमारे पास कितने कोष है, 4, 1, 2, 3 और ये 4। आगे आप बना लेना, ठीक है। इतने से समझाता हूँ। देखिए इसके बाह्यतम कोष में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक एक इलेक्ट्रॉन है सभी के पास, कितना है, एक एक। मैं सिर्फ बाह्यतम कोष की बता रहा हूँ, ठीक है। इसके अंदर जैसे 3 है तो इसमें 2 होंगे, ठीक है ना। जिसके इसमें 11 है तो इसमें पहले में 2 होंगे, ठीक है, और इसके अंदर 8 होंगे, ठीक है ना। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है ना। तो टोटल मिला के अपने पास 11 है, ठीक है। इसके अंदर आप भर लेना, बाद में बताऊंगा कि किस प्रकार भरते हैं, ठीक है। अभी के लिए इतना ही काफ़ी है। तो देखिए सभी के बाह्यतम कोष में एक एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अब देखिए एक चीज़ आपको दिखाई दे रही होगी कि जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं, यानी कि वर्ग में या ग्रुप में ऊपर से नीचे आ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है। देखो यहाँ पे 1 है तो 2, 3, 4 बढ़ते जा रहे हैं, यानी ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है। आई बात समझ में। और क्या हो रहा है भाई, और ये हो रहा है कि भाई जैसे जैसे नीचे आ रहे हैं तो उसका आकार भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है ना। यानी त्रिज्या बढ़ रही है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, त्रिज्या बढ़ रही है। तो देखिए ऐसे बढ़ रही है त्रिज्या, तो त्रिज्या बढ़ेगी तो क्या होगा, आकार भी हमारा बढ़ेगा, ठीक है। अब देखिए जो हमने प्रभावी नाभिकीय आवेश पढ़ा था उसमें क्या अंतर पड़ेगा, इसके अंदर ये प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए इसके अंदर एक अच्छा है तो नाभिक का इस बाह्यतम कोष पर प्रभाव अधिक होगा, ठीक है ना, क्यों, उसे रोकने वाला कोई नहीं है। इसके बाद देखो इस नाभिक का इसके ऊपर इससे थोड़ा कम होगा, ठीक है ना, किससे, इस वाले से। क्यों होगा, क्योंकि इसके बीच में एक कोष आ गया। आई बात समझे। इसी प्रकार जब हम और नीचे आएंगे तो परमाणु का आकार बढ़ गया, बढ़ने के बाद कोषों की संख्या बढ़ गई, इसका जो प्रभाव बाह्यतम कोष पर होगा वो इन्होंने क्या कर दिया, कम कर दिया। इसी प्रकार इसमें होगा, क्या होगा कि जो भाई जैप है हमारा, इन कोषों ने, आंतरिक कोषों ने क्या कर दिया, कम कर दिया। तो हमें ये बात समझ में आई, ऊपर से नीचे आने पर कोषों की संख्या में वृद्धि होती है और आकार बढ़ता है, और आकार बढ़ने के साथ साथ हमारा जो जैप है, प्रभावी नाभिकीय आवेश है, वो कैसा होता जाता है, कम होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक बार फिर से बताता हूँ, कोषों की संख्या में क्या होगी,
वृद्धि होगी। अगर इसमें वृद्धि होगी तो परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी। जब परमाणु की त्रिज्या बढ़ेगी तो साथ में क्या बढ़ेगा, आकार। और जब आकार बढ़ेगा तो भाई हमारा जैप होगा वो कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है ना, आगे बात समझ में। ये एक दूसरे के विरोधी हैं, याद रखना। अगर आकार बड़ा होगा तो जैप कम होगा, अगर जैप बड़ा होगा तो आकार कम होगा। आगे बात समझ में। अगर आपने जैप अच्छी तरीके से समझ लिया ना तो सारी चीज़ें आपको समझ में आ जाएंगी बहुत ही अच्छे तरीके से। तो चलिए, ये था हमारा क्या, वर्ग में जब ऊपर से नीचे आए तो हमारे उसके साइज में, उसकी त्रिज्या में, उसके जैप में क्या क्या अंतर आया वो देख लिया। अब हम देखने वाले हैं क्या, कि जब हम इस साइड जाएंगे यानी कि बाएं से दाएं जाएंगे, आवर्त में जाएंगे तो इन पर क्या प्रभाव पड़ता है। ठीक है ना, तो इसे मैं मिटालता हूँ। अब पढ़ेंगे हम आवर्त में। ठीक है ना, और अभी तक अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों को इसे जरूर शेयर करें। ठीक है ना, तो देखिए अब जाएंगे आवर्त में, यानी बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक है, ये क्या है हमारा, जब हम बाएं से दाएं जाते हैं इसे कहते हैं आवर्त। ठीक है ना, पीरियड कहते हैं इसे। अब देखिए ये V5 होता है 6, 7, 8 और 9। ठीक है ना, इसमें क्या होता है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ता जाता है आवर्त में। ठीक है ना, तो देखो अब हम इनका क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करके देख लेते हैं। अब आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना तो आ ही गया होगा, तो देखिए इसका करते हैं। क्या होगा भाई, 1s2, 2s2 और 2p1 हो गए। टोटल कितने हो गए, 2 2 4 1 5। ठीक है ना, इसका करेंगे तो क्या होगा, 1s2, 2s2, 2p2। देखो 6 हो गए। अब मैं आखिरी वाला जो कोष है उसे लूंगा सिर्फ। ठीक है, एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है सभी में, तो इसमें क्या हो जाएगा 2p3, इसमें क्या हो जाएगा 2p4, इसमें क्या हो जाएगा 2p5। आगे बात समझ में। तो देखिए अब इसमें क्या हो रहा है, कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है कि नहीं हो रही, आप ये देखिए। तो यहाँ पे देखिए हमें ये कैसे पता चलेगा कि कोषों की संख्या में वृद्धि हो रही है, हमें कुछ नहीं करना, जो आखिरी इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है वो देखना। तो यहाँ पे देखो 2p कक्षक में जा रहा है आखिरी इलेक्ट्रॉन, इसमें कहाँ जा रहा है 2p में, इसमें 2p में, 2p में, 2p में। तो कोषों की संख्या कितनी है, 2 है बस, मात्र कितनी है 2, यानी कि 1 2। इसमें भी कितनी है 1 और 2। उसके बाद नाइट्रोजन में 1 और 2, इसके बाद ऑक्सीजन में 1 और 2, इसी प्रकार फ्लोरीन में कितनी है 1 और 2। आगे बात समझ में। तो चलिए आगे समझते हैं, अगर ये बात समझ में आ गई तो देखिए अब हमारे पास यानी 1s में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 है ना। इस अंदर वाली कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, सभी के पास 2 ही हैं। ठीक है ना, कितने इलेक्ट्रॉन है 2। आई बात समझ में, ठीक है, ये लो हो गया। अब देखिए अब बाह्यतम कोष में कितने हैं, तो बाह्यतम कोष इसमें 3 है, 1 2 3, इसमें 4 होंगे, 1 2 3 4, इसमें कितने 5, 1 2 3 4 5, इसमें कितने 6, 1 2 3 4 5 और 6, इसमें कितने टोटल 7, 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि बाह्यतम कोष में 7 इलेक्ट्रॉन है। इसमें कितने थे अपने 6, इसमें 5, इसमें 4, इसमें 3। आ गया बात समझ में। अब देखिए इसमें क्या हो रहा है, यानी कि जब हम आवर्त में जा रहे हैं, बाएं से दाएं जा रहे हैं, तो भाई इनके कोषों में कोई वृद्धि नहीं हो रही, लेकिन क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती जा रही है। और मैंने आपको बताया था थोड़ी देर पहले कि जितने इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे उतने ही प्रोटॉन हमारे बढ़ेंगे। ठीक है ना, जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन उतने ज़्यादा प्रोटॉन। अब इन दोनों के बीच क्या होगा, आकर्षण होगा। क्यों, इलेक्ट्रॉन हमारा माइनस का है और प्रोटॉन हमारा किसका है, प्लस का। ये जितने ज़्यादा होंगे वो उतने ही ये एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। तो इस वजह से क्या होगा, प्लस माइनस आपस में एक दूसरे को खींचेंगे, तो परमाणु का आकार कैसा हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसका मतलब ये है कि भाई जो नाभिक का प्रभाव बाह्यतम कोष पर है वो कैसा होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है ना, क्यों बढ़ता जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, प्रोटॉन बढ़ रहे हैं, माइनस और प्लस क्या हो रहा है एक साथ, इनके बीच आकर्षण ज़्यादा हो रहा है। ठीक है ना, तो इधर और इधर धीरे धीरे जब भी अपन इधर जाएंगे तो जैप कैसा होगा, देख होगा। और मैंने अभी अभी बताया जैप और आकार एक दूसरे के उल्टे होते हैं, दुश्मन होते हैं। अगर जैप आगे बढ़ेगा ऊपर की साइड मतलब बड़ा होगा, तो क्या होगा भाई, आकार हमारा कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। आगे बात समझ में। इसलिए मैं कह रहा था अगर आपको जैप अच्छी तरीके से आ गया तो सारी चीज़ अच्छी तरीके से आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है ना, आगे बात समझ में।
तो हमने क्या देखा कि हमने ये देखा जब हम वर्ग में ऊपर से नीचे की ओर आते हैं तो हमारे कोषों की संख्या बढ़ती है, परमाणु का आकार बढ़ता है, और परमाणु का आकार बढ़ेगा तो जैप हमारा कैसा होगा, कम होगा। आगे बात समझ में। आवर्त में क्या था, जब हम बाएं से दाएं जाएंगे तो इसमें कोषों की संख्या में वृद्धि नहीं हो रही है, इसके साथ साथ क्या हो रहा है, हमारा इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ने से क्या होगा, जैप ज़्यादा होगा, और जैप ज़्यादा होगा तो परमाणु का आकार कम हो जाएगा। आगे बात समझ में। तो देखिए अगर आपको ये चीज़ समझ में नहीं आई तो एक उदाहरण से आपको समझाता हूँ, ठीक है ना। तो देखिए अगर यहाँ तक समझ में आ गया है तो कमेंट में जरूर बताएं, ठीक है ना। आपको समझ में आ गया तो ठीक है, कमेंट करके जरूर बता दें अभी। तो देखिए यानी कि मान लेते हैं हम ये कमरा है, कमरे के अंदर हमने कुछ स्टूडेंट बैठा दिए, ठीक है, और इन स्टूडेंट के लिए एक टीचर रख दिया। इन बच्चों का क्या हो रहा है, एग्ज़ाम हो रहा है, और एग्ज़ाम ये बच्चे चीटिंग ना करें इसलिए हमने क्या कर दिया, एक टीचर को रख दिया, ठीक है ना। जैसे ही अगर एक बच्चा और आता है, एक स्टूडेंट और आता है, तो हमने क्या किया, उसको दूसरी कक्षा में बैठा दिया, उससे कह दिया भाई तू यहाँ पे बैठ, ठीक है। अब यहाँ पे भी हमें एक टीचर की जरूरत पड़ेगी, तो उस टीचर को यहाँ पे ना बैठाल कर मैंने यहाँ पे बैठा दिया, ठीक है। इसके बाद एक और बच्चा आया, वो अगली कक्षा में बैठा, और इधर एक जो टीचर था जो यहाँ पे पढ़ना था वो हमने कहाँ पे बढ़ाया, इस जगह पे। इसी प्रकार एक और टीचर, हमने एक और बच्चा आया, एक और स्टूडेंट आया, उसको हमने यहाँ पे बैठा दिया, और एक और टीचर बढ़ा दिया। आगे बात समझ में। अब ये बताइए कि एक ही कक्षा में टीचर बैठे हैं, अब ये टीचर इन पे कैसे निगरानी रखेंगे। अब ये बच्चे तो आसानी से चीटिंग कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, लेकिन ये बच्चे नहीं करेंगे। लेकिन देखो क्या हो रहा है, इनका प्रभाव इन बच्चों पर कैसा होगा, कम होगा। आगे बात समझ में। यानी जैसे जैसे स्टूडेंट बढ़ रहे हैं, टीचर भी बढ़ रहे हैं, लेकिन टीचर कहाँ हैं, एक ही जगह पे है, तो भाई इन टीचरों का इन पर प्रभाव कैसा होगा, कम होगा। इस वजह से ये आसानी से चीटिंग कर सकते हैं। अब देखिए भाई, ये तो था हमारा किसमें, वर्ग में, जब ऊपर से नीचे आ रहे थे उसमें भी क्या हो रहा था, कोषों की संख्या बढ़ रही थी, इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहे थे, प्रोटॉन भी बढ़ रहे थे। तो प्रोटॉन हमारे यहाँ कहाँ कौन है, टीचर, इलेक्ट्रॉन कौन है, ये स्टूडेंट अलग अलग कक्षाओं में बैठा दिए, टीचर एक ही कक्षा में बैठा दिए। अब इनका प्रभाव इन पे क्या कैसा होगा, कम होगा, ठीक है। एक और उदाहरण देखिए, क्या एक क्लास है, एक क्लास के अंदर हमने क्या किया कि कुछ बच्चों को बैठा दिया, और उन बच्चों के लिए निगरानी रखने के लिए एक टीचर को हमने बैठाया, ये लोग, ठीक है ना। अब ये बैठा दिया। अब जब भी अगर एक और आता है, एक और बच्चा आता है, तो उसको हमने क्या किया, उसको बैठाया इसी कक्षा के अंदर, साथ में ही एक और टीचर बढ़ गया। इसी प्रकार एक और बच्चा आया, उसको हमने यहाँ पे बैठाया, एक और टीचर बढ़ा दिया, एक और बच्चा आया तो एक और टीचर बढ़ा दिया, ठीक है ना। जैसे ही बच्चे बढ़ते जा रहे हैं हमने टीचरों की संख्या भी बढ़ा दी। अब क्या होगा भाई, जो स्टूडेंट हैं वो एक ही कक्षा के अंदर बैठ रहे हैं, और टीचर भी क्या हो रहा है, एक ही जगह पे बैठ रहे हैं और उधर से ही निगरानी रख रहे हैं। जब कक्षा में एक ही टीचर बैठा है और बच्चे अगर पेपर दे रहे हों, एग्जाम दे रहे हों, तो क्या होगा, बच्चे तो मुंडी भी ना हिलाएं, ठीक है ना, एक टीचर की वजह से। लेकिन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या हो रहा है, बच्चे तो बढ़े, कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन टीचर भी बढ़ गए, और 4 टीचर, यानी कि यहाँ पे देखो टीचर बढ़ते जा रहे हैं, तो इतने टीचरों के सामने बच्चे बेचारे चीटिंग कहाँ से करेंगे। तो यही बात क्या हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पे कोषों की संख्या नहीं बढ़ रही, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहे हैं तो प्रोटॉन भी बढ़ रहे हैं। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन क्या हो रहे हैं, अब जो भाई नाभिक है उसका प्रभाव बाह्यतम कोष पे कैसा होगा, अधिक होगा, यानी इनका प्रभाव इन बच्चों पर अब क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो ये बच्चे चीटिंग नहीं कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, यहाँ पे ये बच्चे चीटिंग कर सकते हैं। तो आई समझ में। वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर आकार बढ़ता जाता है, कोषों की संख्या बढ़ती है, आकार बढ़ता है तो जैप कैसा होता है, कम होता है। इधर क्या हो रहा है, आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर आकार में वृद्धि नहीं होती, कम होता है, क्योंकि जैप हमारा क्या है, बढ़ता जाता है, ठीक है ना। आगे बात समझ में। तो आज इस वीडियो में हमने यहीं तक सीखा कुछ बेसिक। इसके आगे कुछ शब्द ऐसे हैं जो हमें समझना जरूरी है। अगर आप उन शब्दों को अच्छी तरीके से समझ लेते हैं तो ये समझिए कि 90 नहीं तो करीबन 80% टॉपिक आपका पूरा खत्म। अगर आप किसी भी क्वेश्चन को अगर पढ़ते हो तो आपको अच्छी तरीके से वो समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर कौन सा लॉजिक लग रहा है और ये किस वजह से हो रहा है, ठीक है ना। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी मेरी जो पिछली इलेक्ट्रॉनिक विन्यास वाली, तो आप उसे देख लीजिए, जिससे आगे आपको बहुत सारी हेल्प होने वाली है, ठीक है ना।
तो मिलते हैं अगले वीडियो में। और हाँ, अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों को भी इस वीडियो को शेयर जरूर करें। ठीक है ना, मिलते हैं कल की वीडियो में। टाटा बाय बाय एंड सी यू।